और रेड लाइन जो है 10,500 आरपीएम पे करती है। पल्सर इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, इमोशन है। फ्रंट प्रोफाइल से बेहद एग्रेसिव दिखती है बाइक। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है गाड़ी। यहाँ से पैनल गैप बढ़ता ऐसा जा रहा है और यहाँ से पैनल गैप बढ़ता ऐसा जा रहा है। 200 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट की बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, बजाज पल्सर NS200। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे हैं SR मोटोवर्ल्ड और फिर मैं आया हूं एक नई वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में मैं इस बीस्ट का एक कंप्लीट और डिटेल रिव्यू आपको करके बताने वाला हूं कि क्या ये अभी भी उतनी ही वैल्यू फॉर मनी है या नहीं, और अभी ये BS6 इंजन के साथ आ गई है। मतलब काफी टाइम पहले आ गई है, मेरा रिव्यू थोड़ा सा लेट आ रहा है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इसका एक अच्छा बेहतरीन आपको डिटेल रिव्यू देखने को मिलेगा। और पल्सर इंडियन मार्केट के लिए सिर्फ एक नाम नहीं, इमोशन है। ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स हो चुके हैं पल्सर को इंडियन मार्केट में रहते रहते। चलिए चलते हैं बाइक की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या इसमें नई चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हम डिजाइन लैंग्वेज पर नजर डालते हैं तो आप देख सकते होंगे व्हाइट कलर के अलॉय व्हील्स। अब ये समझ में नहीं आता मुझे कि एक वो बहुत पहले ब्लैक पैक एडिशन आया था पल्सर 220 का, उसमें व्हाइट अलॉय व्हील्स कर दिए। बजाज को पता नहीं क्या होता है, व्हाइट अलॉय व्हील्स कौन सी कंपनी देती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। व्हाइट अलॉय व्हील्स इस पे मतलब कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लग रही है गाड़ी। व्हाइट कौन कर देता है, ब्लैक देते हैं या इसमें डोमिनार वाले मशीन अलॉय व्हील्स दे देते तो वो ज़्यादा बेहतर लगता। चलिए फिर भी छोड़ते हैं। यहाँ पर आपको सिंगल चैनल ABS मिल जाता है, फ्रंट डिस्क 300 mm की मिलती है। यहाँ पर कार्बन फाइबर फिनिश आपको देखने को मिल जाता है, जो कि ऑब्वियसली फॉक्स कार्बन है, ओरिजिनल कार्बन फाइबर फिनिश नहीं है। यहाँ पर हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं, हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। LED हेडलैम्प अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पर 2 पायलट लैंप्स देखने को मिलते हैं। एग्रेसिव है, बहुत ही एग्रेसिव दिख रही है बाइक। ये जो हेडलैम्प है फ्रंट प्रोफाइल से बेहद एग्रेसिव दिखती है बाइक। इसमें 55 वॉट का आपको फिनिक्स कंपनी का जो हेलोजन देखने को मिल जाती है। रेयर प्रोफाइल आपको LED देखने को मिल जाती है और रेयर प्रोफाइल में आपको यही आइडेंटिकल ट्विन टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि काफ़ी अच्छी लगती हैं और दूर से ही देख के कोई बता सकता है कि हाँ पल्सर की लाइट्स हैं ये। यहाँ पर आपको हेलोजन इंडिकेटर्स और ये आपको टेल टाइडी देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी दिख रही है ब्लैक आउट फिनिश में। इस टाइप की टेल टाइडीज मुझे बाइक्स पर पर्सनली बहुत पसंद है। यहाँ पर NS200 की स्टिकरिंग, यहाँ पर पल्सर का 3D एम्ब्लेम और जो टैंक है वो काफ़ी अच्छा है, मस्कुलर है। यहाँ पर आपको टैंक पैड देखने को मिल जाता है और टैंक पैड रबर का है और काफ़ी अच्छा है और ये सही में यूज़फुल टैंक पैड है, ये सिर्फ दिखने का नहीं है। यहाँ पर आपको फ्यूल इंजेक्शन का लोगो और जो इसका पेरीमीटर फ्रेम है वो भी कंपनी ने वाइट कलर का कर दिया है, थैंक्स टू बजाज। और यहाँ पर आपको थाई पैड्स देखने को मिल जाते हैं। फ्यूल इंजेक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर कूलेंट लेवल दिखाएगा, रेडिएटर मिल जाता है, ऑब्वियसली ये लिक्विड कूल्ड है। यहाँ पर आपको 200 की स्टिकरिंग देखने को मिल जाती है। डिज़ाइन मैं तो कुछ कह ही नहीं पा रहा, मुझे बस ये वाइट अलॉय व्हील्स थोड़े अजीब से दिख रहे हैं। आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि डिज़ाइन आपको कैसा लगा। इंजन पूरा ब्लैक आउट देखने को मिलता है और ऑब्वियसली ये BS6 हो गई है। तो यहाँ नीचे चलते हैं तो यहाँ पर आपको O2 सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक्स्ट्रा प्री कैट देखने को मिल जाता है और यहाँ पर अंडर काउल आपको इसमें इंजन का देखने को मिल जाता है। ये गियर शिफ्टर लीवर देखने को मिलता है, जो कि ब्लैक कलर का है और यहाँ पर आपको पिलियन फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है, वो भी ब्लैक कलर का है। जो ब्लैक देने वाली चीज़ें थी वो व्हाइट कर दी कंपनी ने और जो सिल्वर दिया करती थी कंपनी, वो कंपनी ने ब्लैक कर दी। आई डोंट नो क्या चाह रहा है बजाज। सीट की बात करें तो नेकेड स्पोर्ट्स सेगमेंट में जो मेरी फेवरेट सीट है वो इसी बाइक की है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीटिंग रूम बेहद लंबा है, बेहद बड़ा है, यानी कि अगर आप हैवी वेट हैं और आपका साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है तो भी आप इजीली इसमें फिट हो पाएंगे और इजीली आप आगे पीछे हो सकते हैं। बहुत अच्छा सीटिंग रूम आपको देखने को मिल जाएगा। पिलियन सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, कुशन जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, यानी कि ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है कि जैसे आप इसमें बैठें तो नीचे पूरा दब जाए और ना ही ज़्यादा हार्ड है कि बिल्कुल पत्थर की तरह महसूस हो। तो बिल्कुल सीटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। राइडिंग पोस्चर इसका जो है वो अभी मैं चलाऊंगा तो आपको बताऊंगा। हैंडल बार की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें क्लिप ऑन्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बैकलिट स्विच गियर देखने को मिलता है, जिसमें ब्लू कलर की लाइट देखने को मिलती है। स्विच गियर का फिट एंड फिनिश थोड़ा सा कम है, पर मैं उतना ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर पाऊंगा, एग्जैजरेट करके कंप्लेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये जिस प्राइस रेंज में ये गाड़ी है उस प्राइस रेंज में तो किसी गाड़ी में बैकलिट स्विचेस भी नहीं आते हैं। यहाँ पर आपको बारेंट्स देखने को मिल जाते हैं, ऑब्वियसली वाइब्रेशन डैम्प करने के लिए। यहाँ पर इंजन किल स्विच और यहाँ पर जैसे आप इंजन किल स्विच ऑन करते हैं तो फ्यूल पंप प्राइम होने लगता है, यानी कि फ्यूल पंप की आवाज़ आती है, वो पेट्रोल लेता है। और यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्टर देखने को मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इसको मैं ऑफ करके वापस ऑन कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको पार्ट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिल जाता है। ये आपको जो टैकोमीटर की नीडल है ये मुझे बेहद पसंद है और यही चीज़ मुझे बजाज में काफ़ी अच्छी लगती है। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो फील तो इसी चीज़ से आता है कि जब रेव करते हैं तो RPM नीडल
ऊपर जाती है। यहाँ पर आपको लो ऑयल इंडिकेटर मिल जाता है, लो बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है, बजाज का लोगो देखने को मिल जाता है जो कि ब्लूटूथ लोगो की तरह दिखता है। यहाँ पर आपको इंजन ट्रबल लाइट मिल जाती है, यानी कि अगर आपके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कोई भी सेंसर गड़बड़ी करता है तो ये लाइट जल जाएगी। एबीएस वार्निंग लाइट मिल जाती है जो कि जब आप गाड़ी चलाएंगे तो वो बंद हो जाएगी। जो डिजिटल डिस्प्ले है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसमें फ्यूल गेज मिल जाता है जो कि डिजिटल है, स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, साइड स्टैंड इंडिकेटर मिल जाता है और यहाँ आपको रियल टाइम क्लॉक मिल जाता है। इससे आप इसको जो है नेविगेट कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रिप 1, ट्रिप 2 एंड ओडोमीटर, दैट्स इट। इसमें आपको रियल टाइम माइलेज इंडिकेटर कुछ नहीं मिलता। और ये शिफ्ट लाइट, इसकी वजह से भी आधा फील आता है गाड़ी में, क्योंकि जब आप रेव करते हैं तो ये शिफ्ट लाइट ब्लिंक करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अच्छा है, लेकिन कंपनी को थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए था, जैसे कि दूसरे ब्रांड्स ने करा है कि जैसे BS6 दिया तो थोड़े छोटे मोटे अपग्रेड्स भी कर दिए हैं। मेरा कहना यह है बजाज वालों से कि आप कुछ भी अपडेट करो, बस इस टैकोमीटर को ऐसे ही रहने देना, बाकी स्क्रीन में जितने फीचर्स और जितनी चीजें देनी हो सब दे देना। पीछे के साइड चलते हैं और हाँ, ये सस्पेंशन अटेंशन टू डिटेल रेड कलर का अलग ही दिख रहा है। तो फ्रंट सस्पेंशन की बात कर लें तो वो टेलीस्कोपिक देखने को मिलता है। रेयर सस्पेंशन आपको नाइट्रॉक्स फिल्ड कैनिस्टर के साथ देखने को मिलता है। रेयर सस्पेंशन अच्छा है, अभी राइड करेंगे तो और उसके बारे में गहराई में बात करेंगे। पीछे वाला जो रेयर डिस्क है वो 230 mm का देखने को मिल जाता है। बाइबरी के ब्रेक कैलिपर्स आपको दोनों ही जगह देखने को मिलते हैं और जी हाँ, इसमें आपको सेंटर स्टैंड भी देखने को मिल जाता है। टायर साइज की बात करें तो 130/70 का 17 इंच अलॉय व्हील्स के साथ टायर देखने को मिल जाता है। अलॉय व्हील्स पर जो बॉडी कलर्ड एक्सेंट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। MRF का इसमें टायर देखने को मिलता है। टायर कंपनी थोड़ा सा और मोटा करती, 140 सेक्शन कर देती तो और बेहतर लुक इसका रेयर प्रोफाइल से हो पाता और स्पोर्टी दिख पाती गाड़ी। मेन स्टैंड देकर कंपनी ने काफी अच्छा करा कि आपको अलग से पैडॉक स्टैंड खरीदने के लिए खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात कर लें तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। जब भी हम गाड़ी चलाएंगे अभी तो और बताएंगे कि वाइब्रेशन कहाँ आ रहा है, राइटलिंग कहाँ हो रही है, क्या हो रहा है और हो भी रही है नहीं हो रही वो भी बताएंगे। बिल्ड क्वालिटी बजाज की अच्छी है, मुझे अच्छी दिख रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बस लॉन्ग टर्म में एक चीज़ जो हो जाती है वो यह है कि इधर के क्लिप ऑन्स का, ये जो आप देख रहे हैं इधर के क्लिप ऑन्स का, वो निकल जाता है, थोड़ा सा कलर कहीं से स्क्रैच होने लगता है। तो अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हैं तो वो चीज़ भी नहीं होगी मेरे ख्याल से। और दूसरी चीज़ ये कि फाइबर पार्ट्स जो हैं काफ़ी अच्छे से फिटेड हैं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फिट एंड फिनिश थोड़ा सा लैक करता है। यानी कि एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी कि आप ये देखना, यहाँ पर यहाँ से पैनल गैप बढ़ता ऐसा जा रहा है और यहाँ से पैनल गैप बढ़ता ऐसा जा रहा है। तो थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें अब इस प्राइस रेंज में गाड़ी बजाज दे रहा है, वो भी KTM वाले 200 cc इंजन के साथ, तो हम कुछ ज़्यादा कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं चलने में कैसी है, परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है, हर चीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। तो चलिए अब हम इसको चला कर देखते हैं और देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसा है, कंफर्ट कैसा है। वाइजर डाउन, इग्निशन ऑन और ये ऑल द वे स्वाइप करता है। और हाँ, इसमें साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ मिलता है। अगर आप साइड स्टैंड डाउन कर देंगे ना तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, तो साइड स्टैंड अप करके ही स्टार्ट होगी। तो ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है। एग्जॉस्ट नोट जो है वो काफ़ी स्पोर्टी है। गियरिंग फर्स्ट सेकंड गियर्स थोड़े से शॉर्ट हैं और रेड लाइन जो है 10,500 RPM पे करती है। स्टेबिलिटी बहुत बेहतर है, बहुत बेहतरीन है स्टेबिलिटी। सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल मीडियम ट्यून्ड है, ना ही हम ज़्यादा प्लश कह सकते हैं और ना ही ज़्यादा स्टिफ कह सकते हैं। अभी जैसा कि आपने देखा कि मैंने खराब रोड पर भी थोड़ी अच्छी स्पीड में निकाली है गाड़ी, तो ऐसा कहीं पे भी नहीं हुआ कि स्टेबिलिटी लूज हो रही है या बैलेंस लूज हो रहा है। तो उस मामले में ये गाड़ी काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी स्टेबल चल रही है, काफ़ी अच्छी चल रही है। और वाइब्रेशंस की बात कर लें, नहीं, सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे। इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपको 199.5 cc का इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि ट्रिपल स्पार्क इंजन है। इसमें आपको 3 स्पार्क प्लग्स देखने को मिलते हैं। तो जब भी आप सर्विस सेंटर जाएंगे और कभी स्पार्क प्लग चेंज करने का इंटरवल आता है तो आपको 3 स्पार्क प्लग्स का खर्चा उठाना पड़ेगा। लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। ये KTM ड्यूक 200 वाला सेम इंजन है, लेकिन डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ। इंजन सेम है, पर बहुत से लोगों का ये था कि ये गाड़ी टॉप एंड में ज़्यादा क्यों पुल होती है, टॉप स्पीड इसकी ज़्यादा क्यों है ड्यूक 200 से। तो इसीलिए है क्योंकि ये गाड़ी जो है इसकी बजाज ने ट्यूनिंग अलग करी है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की ट्यूनिंग और फ्यूल मैप्स इसके जो है वो डिफरेंट है। इस वजह से ये गाड़ी थोड़ी सी डिफरेंट चलती है और इसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि ये ड्यूक 200 की तरह उतनी एग्रेसिव नहीं है कि बहुत तेज़ पुल हो रही है कुछ। और हाँ, इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर होना ज़रूरी था, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं था कि कौन सी गियर पर गाड़ी चल रही थी। 6 गियर पर अप्रॉक्सीमेटली अभी मैं 4000 RPM पे चला रहा हूँ गाड़ी को। और
फ्रंट सस्पेंशन जो है वो थोड़ा सा स्टिफर साइड पर है, तो जब भी आप व्हीलीज मारने की कोशिश करेंगे तो फ्रंट सस्पेंशन का रिबाउंड इतना अच्छा नहीं आता, जिस वजह से व्हीली अच्छे से पॉप अप होगा, थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो इंजन स्पेसिफिकेशंस की हम बात कर रहे थे, लिक्विड कूल्ड इंजन है, 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको इसमें देखने को मिलता है, 6 गियर मिल जाते हैं, जिस वजह से हाईवे पर आप इसको आराम से ले जा सकते हैं। और ये ऐसी गाड़ी है कि आप इससे कम्यूट भी कर सकते हैं, हाईवे पर भी जा सकते हैं और वीकेंड राइड्स भी कर सकते हैं, और चाहें तो आप इससे थोड़ी परफॉर्मेंस राइडिंग भी कर सकते हैं। चाहें क्या, इंजन जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ट्यून्ड है, यानी कि रेडी टू रेव इंजन है ये। आप ये हाँ, तो हम बात कर रहे थे वाइब्रेशंस की अगर बात कर लें इसमें, तो एक बार क्लच दबा के रेव करके देखते हैं। ये देखना यहाँ पर हैंडल बार पर वाइब्रेशन आ रहा है, लेकिन हैंडल बार का वाइब्रेशन उतना तेज़ नहीं है। जो मेन वाइब्रेशन आ रहा है वो आ रहा है फुटपेक्स पर और टैंक पर। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि BS6 आने के बाद जो पुरानी NS200 थी ना, उसका कैरेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट था। उसका वाइब्रेशन ज़्यादा आता था, उसका एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा था। लेकिन एग्जॉस्ट नोट में एक चीज़ इसमें अच्छी लगी कि जितनी भी दूसरी BS6 बाइक्स, उनका एग्जॉस्ट नोट ना बहुत दब सा गया है, यानी कि बहुत रिफाइंड महसूस हो रही है, मतलब गाड़ी बिल्कुल धीमे चलने की ऐसे लग रही है। ये जो है इसका एग्जॉस्ट नोट अभी भी बेहद स्पोर्टी है और बेहद अच्छा है, यानी कि आप कितना ही रेव कर लो आपको आएगा। इट्स डेफिनेटली फन टू राइड। ब्रेक्स की बात कर लें तो ब्रेक्स आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनिशियल बाइट है। फ्रंट ब्रेक 80% हम इन बाइक्स में, जो भी स्पोर्ट्स सेगमेंट की बाइक्स होती हैं, उनमें 80% फ्रंट ब्रेक्स ही यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि मेन जो वेट रहता है वो फ्रंट साइड पे ही सेट रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। वेट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं हाथ छोड़ के ना इधर जा रही ना उधर जा रही गाड़ी, कहीं पर भी कोई ऐसी आपको चीज़ नहीं महसूस होगी कि गाड़ी इधर उधर भाग रही है, या हैंडलिंग को लेकर आपको कोई इशू महसूस नहीं होगा। इसमें आपको पेरीमीटर फ्रेम देखने को मिल जाता है, जिससे बजाज क्लेम करता है कि ये गाड़ी लेस फ्लेक्सिबल होगी। लेस फ्लेक्सिबल के मतलब ये कि जैसे कॉर्नरिंग अगर हम करते हैं, और जैसे ही मैंने इसमें गियर डाउन करा है, तो जैसे ही हम इसमें अगर कॉर्नरिंग करते हैं तो काफ़ी शार्प हैंडलिंग है इसकी। जो ये रोड है वो थोड़ा सा ख़राब है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा कि हैंडल थोड़ा सा हिल रहा है, हालांकि ये हैंडल काफ़ी स्टेबल रहता है हाई स्पीड्स पर। ये रोड ही ख़राब है। यहाँ पर आपने जितने मेरे पहले वाले रिव्यूज़ देखेंगे उनमें भी मैंने बताया है कि ये जो रोड है ना, ये पर्टिकुलर रोड बहुत ख़राब है और इस पे हर गाड़ी वॉबल होती है, और ख़ासकर ये इतनी वॉबल हो भी नहीं रही, इसमें काफ़ी स्टेबल महसूस हो रही है। अब ये देखिए, आप टैमैक आ गई तो यहाँ पर ये रोड, यहाँ पर जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी महसूस हो रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है गाड़ी, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 168 mm का आपको इसमें ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है। हाँ, तो मैं ब्रेक्स की बात कर रहा था, फिर मैंने आधे में से कुछ इंटरप्ट कर दिया। तो ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट ब्रेक 80% हम यूज़ करते हैं, तो फ्रंट ब्रेक की जो इनिशियल बाइट है वो काफ़ी बेहतरीन है, यानी कि आप टच करेंगे और आपको एक शार्प फीडबैक आएगा ब्रेक की तरफ से, तो वो चीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी रहती है। जिस हिसाब की इस गाड़ी में पावर और एक्सेलरेशन है, उस हिसाब का ही ब्रेकिंग फीडबैक हमें इसमें देखने को मिलता है। रेयर ब्रेक की बात करें तो रेयर ब्रेक जो है वो डिसेंट है। इसमें आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है, जो कि सिर्फ फ्रंट व्हील पर वर्क करेगा। पीछे वाले व्हील आप लॉक कर सकते हैं और पीछे वाले व्हील से भी आप बर्नआउट्स मार सकते हैं। हालांकि उस पर आपको RLP रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन वाली प्लेट देखने को मिल जाती है, जिससे आपके ECU को डेटा मिलता रहेगा दोनों ही सेंसर्स से। तो उस RLP प्लेट से ये रहेगा कि कभी आप जैसे तेज़ ब्रेकिंग कर देते हैं तो उससे डेटा ये मिलता रहता है कि व्हील जो है वो लिफ्ट तो नहीं हो रहा, तो लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन रहता है। वो व्हील जैसे ही लिफ्ट होता है तो जो ब्रेक्स जो रहते हैं वो थोड़ा सा छूट जाता है, जो ब्रेक प्रेशर होता है वो थोड़ा सा रिलीज़ हो जाता है, जिस वजह से ब्रेकिंग कम होती है और पीछे से गाड़ी वापस रोड पर आ जाती है। तो ये भी अच्छी स्टेबिलिटी वाली चीज़ है और वैल्यू फॉर मनी है। तो सिंगल चैनल ABS ठीक है, पर कंपनी को डुअल चैनल ABS देना चाहिए था और रेयर ब्रेक थोड़ा सा और पावरफुल करना चाहिए था। रेयर ब्रेक की इनिशियल बाइट लैक करती है। जो मेन जो काम है, ऐसा लग रहा है कि रेयर ब्रेक आपको बहुत कस के दबाना पड़ेगा, तब जाके आपको बाइट मिलेगी। और रेयर ब्रेक जैसे ही आपको दबाएंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फीडबैक उससे फील नहीं होगा। जो मेन फीडबैक आएगा वो फ्रंट ब्रेक से ही आएगा। वाइब्रेशंस जो है वो काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। BS6 जो गाड़ी है उसमें वाइब्रेशन काफ़ी कंट्रोल हो चुके हैं। पुरानी वाली तो बहुत रॉ थी, उसमें बहुत वाइब्रेशंस आते थे। और एक टाइम पे जब ये गाड़ी 2013 में आई थी शायद, तो 2013 में मेरे एक फ्रेंड के पास थी और मैंने उसको 150 kmph की स्पीड पर टच करा था विथ पिलियन उस टाइम पे, यानी कि उस टाइम पे भी इट वॉज अ प्योर हुलिगन। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा परफॉर्मेंस है इसमें। अभी तो खैर हमें स्पीड नहीं पता चल पा रही है और काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी इसमें हमें महसूस हो रही है, काफ़ी अच्छी गाड़ी चल रही है। सीटिंग रूम की मैं आपसे बात करूं तो सीटिंग रूम जो है वो काफ़ी अच्छा है, यानी कि आप इजीली आगे पीछे जहां भी आपको जगह बैठना हो, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो थोड़ी सी सीट ऊंची हो जाती है, थोड़ा सा आगे आएंगे तो सीट नीची हो जाती है। टैंक पैड जो है ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है और सीटिंग रूम हमें काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जैसे अगर आपका साइज़ बड़ा है और कोई बिग साइज़ राइडर इसको राइड करना चाहता है तो उनके लिए भी अच्छा रहने वाला है। और टॉल राइडर्स के लिए भी ये गाड़ी बहुत बेहद कंफर्टेबल रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको नीज टक इन करने की जगह और अच्छी लंबी मिलती है। तो यानी कि मेरी हाइट तो 5'8" के आसपास है,
तो मैं भी इजीली टक इन कर पा रहा हूँ और अभी भी इसमें काफ़ी मार्जिन बचा हुआ है कि जिससे मैं नीज जो है वो टक इन कर पाऊँ। जो टॉलर राइडर्स के लिए भी ये गाड़ी काफ़ी कंफर्टेबल रहने वाली है। प्लेन कंफर्ट की बात करें तो अच्छा है। सीट कंफर्ट मैंने आपसे अभी वीडियो में तो बोला कि सीट जो है वो कुशनिंग मुझे परफेक्ट दिख रही है, लेकिन कुशनिंग अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत देर से मैंने राइड कर रही ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हार्डर साइड पर है। तो अगर आप लॉन्ग राइड्स करते हैं तो आपको जेल पैड का यूज़ करना पड़ सकता है। हाथ लगाने में सीट कुशनिंग अलग फील होता है, बैठने में अलग फील होता है, तो वही चीज़ मुझे महसूस हुई। रेयर व्यू का बात करें तो अगर आप राइडिंग जैकेट पहनते हैं तो आपका इतना हाफ ऑफ द मिरर विल बी कवर्ड बाय द राइडिंग जैकेट, तो रेयर व्यू उतना अच्छा नहीं है। और अगर आपको करना हो तो आप मिरर्स चेंज करके दूसरे मिरर्स लगा सकते हैं, तो आपको रेयर व्यू अच्छा मिल जाएगा। सस्पेंशन सेटअप फ्रंट थोड़ा सा स्टिफ है। रेयर सस्पेंशन जो है वो बिल्कुल मीडियम ट्यून्ड है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ज़्यादा हार्ड है। इन केस यू नीड अ मसाज ऑन योर थाइज यू कैन रेव द इंजन। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा वाइब्रेशनल इफेक्ट फील हो रहा था सीट की तरफ से, इस साइड से प्योरली राइट साइड से ज़्यादा फील हो रहा है वाइब्रेशन, लेफ्ट साइड से उतना फील नहीं हो रहा। राइटलिंग की बात करें तो कोई पार्ट्स राइटल नहीं कर रहे, बस हाँ एक चीज़ मुझे इशू लगा कि आप इस गाड़ी को थोड़ा ही मतलब ज़्यादा आपने चला लिया और थोड़ा लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद जो चीज़ मैंने महसूस की है इस गाड़ी में, बहुत से लोगों की गाड़ी देखकर और उनसे बात करके, तो ये पता चला है कि NS200 में यानी कि KTM के जितने इंजन्स हैं और KTM बजाज की जितनी गाड़ियाँ हैं उनमें चेन स्प्रॉकेट की प्रॉब्लम रहती है। चेन स्प्रॉकेट थोड़ा सा जल्दी वेयर हो जाता है और वो आवाज़ करता है। और गियर बॉक्स की अगर हम बात कर लें तो अभी मैं 6 गियर पर चल रहा हूँ और मैं एक गियर नीचे करता हूँ तो ये, और दूसरा गियर नीचे करता हूँ तो 4th। टॉप एंड परफॉर्मेंस बेहद शानदार है, बेहद शानदार है, मतलब उसकी कोई तारीफ़ काबिल है, उसके कोई शक ही नहीं है। और गाड़ी जो है लो एंड में थोड़ा सा स्लो हो गई है। BS6 जो मॉडल आया है उसमें लो एंड में जो है गाड़ी थोड़ी सी स्लो हो गई है, लेकिन अगर आप इसको जैसे ही आप इसको 5000-6000 RPM के ऊपर लेके जाते हैं वैसे ही इंजन की नींद खुल जाती है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है तो इट इज़ वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी वेरी रॉ। अभी मैं 3rd गियर पर हूँ और ये 7000 RPM के बाद आया एकदम फुल। तो हाँ, मैंने आपको 5000 कहा, 7000 RPM के बाद इंजन की नींद खुलती है और इंजन बिल्कुल जाग जाता है पूरी तरीके से, बिल्कुल एड्रेनलिन रश वाला इंजन। तो उसमें आपको काफ़ी अच्छी पावर मिल जाती है और टॉप एंड परफॉर्मेंस बेहद शानदार है। मिड रेंज परफॉर्मेंस अच्छा है, लो एंड परफॉर्मेंस थोड़ा सा लैग करता है। स्लिपर क्लच होता इस व्हीकल में तो ये और ज़्यादा बेहतर हो पाती। सिटी ट्रैफिक में आपको इसका 156 kg वेट बिल्कुल फील नहीं होगा, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ फील कहाँ होगा। तो जैसे हमने गाड़ी रोकी, अब मान लीजिए मुझे थोड़ी सी पीछे करनी है तो गाड़ी पीछे करने में थोड़ा सा वेट फील होगा, और अभी तो रोड सही है तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। मगर अगर रोड ख़राब है या ऊबड़ खाबड़ रास्ता है और आप आगे पीछे करना चाह रहे हैं तो बहुत बहुत हैवी फील होगी। जैसे अभी मैं शोरूम से निकाली मैंने गाड़ी तो मुझे हैवी फील हो रही थी। मेरी हाइट 5'8" है और आप नीचे देख सकते हैं मेरे फुट कम्प्लीटली प्लांट नहीं हो पा रहा है, मतलब थोड़ा सा टिपटोइंग हो रही है। हैंडलिंग सिटी के लिए काफ़ी शार्प है, काफ़ी एजाइल है, काफ़ी निम्बल है, यानी कि शार्प हैंडलिंग ना मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और नेकेड बाइक्स की खासियत ही वही होती है कि हैंडलिंग जो होती है वो काफ़ी शार्प होती है। एग्जॉस्ट नोट बहुत स्पोर्टी है और उस स्पोर्टीनेस की वजह से इस गाड़ी को चलाने में मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और काफ़ी एक्साइटमेंट फील हो रहा है। और ये 7000 RPM के बाद एकदम इंजन जागा, तो आप देख सकते हैं हैंडलिंग जो है काफ़ी अच्छी है। हैंडलिंग से लेके आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, बस सस्पेंशन फ्रंट वाला थोड़ा सा स्टिफ है, जो कि मैं आपसे तीसरी चौथी बार आपसे कह रहा हूँ ये बात। कंफर्ट हालांकि अच्छा है, अगर कंपनी इसमें सस्पेंशन ज़्यादा सॉफ्ट कर देती तो फिर हैंडलिंग इतनी शार्प नहीं हो पाती। तो कंफर्ट और हैंडलिंग का बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस है। हैंडलिंग नहीं होती ना तो फन टू राइड नहीं होती है व्हीकल। माइलेज की अगर हम इसमें बात कर लें तो आप अप्रॉक्स 30 to 35 का माइलेज इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अभी वैसे जैसे BS6 में फ्यूल इंजेक्शन आया है तो माइलेज थोड़ा सा पहले से ज़्यादा एक्सपेक्ट करें हम तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन की वजह से सेंसर्स आ गए हैं गाड़ी में, और सेंसर्स लगने की वजह से आपको इसमें अच्छा फ्यूल जो है वो एक्यूरेटली सप्लाई किया जाएगा। ये आपे वालों से मैं बड़ा परेशान हूँ। फ्रंट सस्पेंशन मैंने आपसे बोला स्टिफ है, लेकिन अगर आप धीरे से उसको मतलब कोई अगर अंड्यूलेशन आया है और उसमें अंड्यूलेशन में आप इसको धीरे से निकालते हैं तो जो है अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर आप तेज़ी से निकालते हैं तो ये जो रेडियम लगा है ना, ये भी फील होगा गाड़ी में, ये भी फील हो रहा है, ये देखिए। तो अगर आप धीरे निकालेंगे अंड्यूलेशन पे तो आपका काम बन जाएगा, तो आप कंफर्टेबली उधर से निकल जाएंगे। राइडिंग पोस्चर की अगर बात कर लें तो राइडिंग पोस्चर अपराइट है, लेकिन थोड़ा सा फ्रंट बायस्ड है, यानी कि आप बिल्कुल सीधे भी नहीं बैठते यूनिकॉर्न और कम्यूटर बाइक्स की तरह, और बिल्कुल स्पोर्टी भी नहीं बैठते R15 और RC जैसी स्पोर्ट्स बाइक्स की तरह।
आप थोड़े से फ्रंट बायर्स बैठते हैं, जिससे आपको फील भी थोड़ा अच्छा आ जाता है, स्पोर्टी फील आ जाता है और कंफर्ट भी अच्छा मिल जाता है। तो दोस्तों आई होप मैंने पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर कर ली होंगी और मैं थोड़े कंजेस्टेड एरिया में आ चुका हूँ, तो आई होप सो पूरी रिक्वायर्ड डिटेल्स कवर हो गई होंगी। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, टिल देन वेट फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोस। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो नहीं करा तो वहाँ पे भी आप फॉलो कर सकते हैं।